हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल। उसकी ये हमारी क्लास 10 है। इससे पहले मैंने 9 क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट जीआरएफ, एचपीएससी, आरपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, एचटेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रकरण 3। प्रकरण 3 का ये हमारा भाग सी है। इससे पहले मैंने प्रकरण 3 जो हमारा देश भाषा काव्य है उसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा तीसरी वीडियो है। तो मैं इस बुक को हैंड रिटन्स नोट्स के साथ आपको करवा रही हूँ, जिससे आपको ये बुक आसानी से समझ में आ जाएगी और एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प होगी। तो आइए देखते हैं क्लास 10। क्लास 10 में हम आज देखेंगे प्रकरण 3 देश भाषा काव्य। तो इसमें शुक्ल जी ने जो इम्पोर्टेंट रचनाकार दिए हैं, आइए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा खुमान रासो दलपत विजय, ये इसके रचनाकार हैं और ये रचना है। तो फ्रेंड्स, ये खुमान रासो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं। संवत 810 और 1000 के बीच चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए। इनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज बापा के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अल-मामून ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, खुमान ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत 869 से 893 तक राज्य किया। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमान रासों के आधार पर किया गया जान पड़ता है। इस समय खुमान रासों की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है और इसमें महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन है। तो शुक्ल जी बताते हैं कि ये जो ग्रंथ है ये अपूर्ण है और इसमें महाराजा प्रताप सिंह का वर्णन है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अतएव इन 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमानों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। तो जो ये 3 राजा हुए थे, इनका जो टाइम पीरियड है वो इस प्रकार बताया गया है। आइए देखते हैं। पहला है खुमान, पहला विक्रमी संवत 810 से 865। दूसरा है खुमान विक्रमी संवत 870 से 900 तक। तीसरा है खुमान विक्रमी संवत 965 से 990। यही नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमान रासों का रचयिता था, उसके पिछले परिशिष्ट का। तो फ्रेंड्स, यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमान रासों के रचयिता थे, जैसा पीछे बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही जो शुक्ल जी ने दिए हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला था हमारा खुमान रासो। अब देखते हैं सेकंड हमारा बीसलदेव रासो। ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम देखते हैं डिटेल में इसमें क्या क्या दिया गया है। बीसलदेव रासो इसके जो रचयिता हैं नरपति नालय है। नरपति नालय का कवि विगरराज चतुर्थ उपनाम बीसलदेव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसमें बीसलदेव नामक का एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा है, जो वीरगीत के रूप में ग्रंथ में जो निर्माण काल यूँ दिया गया है। तो फ्रेंड्स, एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो बीसलदेव रासो है
वो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है, तो हमें ये याद रखना है कि ये 100 पृष्ठों का एक छोटा सा ग्रंथ है और ये एक वीर गीत है। वीर गीत के साथ ये एक श्रृंगारी काव्य भी है। तो ये 3-4 चीज़ें इसके बारे में इम्पोर्टेंट हैं, ये भी हमें याद रखनी है। तो आइए देखते हैं जो ये लिखा गया था, इस ग्रंथ के बारे में क्या दिया गया है। 12 सह बहुत्रा मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल है रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। तो फ्रेंड्स इसके बारे में नीचे देखते हैं। 12 सह 72 का स्पष्ट अर्थ है 1212 है। 72 शब्द बरहोत्तर दवा दो 70 का रूपांतर है, अतः 12 से 72 का अर्थ है दवा 10उत्तर 1200 अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया गया है, जिससे वह बीसलदेव का समकालीन भी जान पड़ता है। विग्रह राज चतुर्थ बीसलदेव का समय भी 1220 के आसपास है। इसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। शिलालेख वो होते हैं जो पत्थरों पर लिखे जाते हैं या लिखे हुए होते हैं, हम उनको शिलालेख कहते हैं। बीसलदेव रासों में 4 खंड हैं और यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ। इसकी कथा का सार आगे दिया गया है, तो आइए इसकी कथा का सार देखते हैं। इसमें 4 खंड दिए गए हैं। पहले खंड में देखते हैं हम क्या दिया गया है। मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांबर के बीसलदेव का विवाह होना। खंड 2 में दिया गया है बीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। खंड 3 में दिया गया है राजमती का विरह वर्णन तथा बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना। 4th हमारा इसका जो पॉइंट है भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना तथा बीसलदेव का वहां आकर राजमती को फिर से चित्तौड़ लाना। तो फ्रेंड्स हमें यह भी याद रखना है कि जो बीसलदेव है रासो है वो 4 खंडों में विभाजित है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें वर्णित घटनाएं विचार करने पर बीसलदेव के बहुत पीछे की जान पड़ती हैं, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। ये लाइन भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो बीसलदेव रासो है वह घटनात्मक काव्य नहीं है बल्कि एक वर्णनात्मक काव्य है। इसमें आगे देखते हैं, इसमें 2 ही घटनाएं हैं जो मेन है। पहली है बीसलदेव का विवाह और दूसरा है उनका उड़ीसा जाना। तो ऊपर मैंने जो ये 4 बताए हैं इनमें से 2 ही इम्पोर्टेंट है, पहला और दूसरा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बीसलदेव का विवाह और बीसलदेव का उड़ीसा जाना। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बीसलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह किसी पीछे की कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसलदेव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली जाती थी क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में दिया गया है। तो फ्रेंड्स जो ये बीसलदेव रासो है इसका जो वर्णन है पृथ्वीराज रासो में भी दिया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भाषा की जो बीसलदेव रासो की भाषा है उसको देखते हैं। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो यह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। जैसे सुकई 6 सूखता है, पाटन थी पाटन से, और भोज तना भोज का, खंड खंडरा खंड खंड का,
इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है कि वह यह है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी जो पिंगल भाषा कहलाती थी। तो फ्रेंड्स, पिंगल भाषा हमारी साहित्यिक अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा होती है। ये भी हमें याद रखना है कि पिंगल भाषा क्या होती है। पिंगल होती है साहित्यिक अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा, और जो डिंगल होती है, डिंगल जो हमारी भाषा होती है, ये डिंगल पिंगल आगे आएगा, ये भी हमें पता होना चाहिए ये कौन सी भाषा है। तो डिंगल होगी साहित्यिक अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, ये डिंगल होगी, और पिंगल होगी साहित्यिक अपभ्रंश प्लस राजभाषा ब्रज भाषा। तो फ्रेंड्स, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, आगे ये बहुत बार आएगी डिंगल और पिंगल। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं। जो साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बीसलदेव रासों में बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनतम पर विचार करने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज़ होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए देखते हैं, मेलवी यानी मिलाकर जोड़कर, या चित है चित का है में, रणी रण में, पसाऊ प्रसाद, प्योदर आदि प्राकृत शब्द भी हैं जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर पीछे तक होता रहा है। आगे देखते हैं, अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप है वह डिंगल कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं जो कि साहित्य से संबंध रखती है। वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस आभास मात्र है। तो फ्रेंड्स, जो ये बीसलदेव रासो है इसमें श्रृंगार की ज़्यादा प्राधानता है और वीर रस है जो वो आभास मात्र ही इसमें है। तो इसीलिए बीसलदेव रासो को श्रृंगारिक काव्य कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में खुमान रासो और बीसलदेव रासो देखे। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो हमारा प्रकरण 3 है, देश भाषा काव्य। इसके आगे के जो रचनाकार बचे हुए हैं उनको हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी फ्रेंड्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही लाभदायक है, और जो NTA नेट पेपर 1 हिंदी मीडियम से कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैनल बहुत ही लाभदायक है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।